उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुने गए थे। संघ पृष्ठभूमि से नाता रखने वाले प्रेमचंद अग्रवाल छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। साल 2007 में प्रेमचंद अग्रवाल पहली बार ऋषिकेश से विधानसभा चुनाव जीते तो सरकार ने उन्हें संसदीय सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी। इसके बाद साल 2012, साल 2017 और साल 2022 में लगातार 4 बार उन्होंने ऋषिकेश से जीत का कीर्तिमान बनाया। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगी प्रेमचंद अग्रवाल जी आप मंच पर आइए आगे, और यहाँ से इस मंच को आगे बढ़ाने वाले हैं इंडिया डेली के एडिटर इन चीफ राहुल महाजन जी, और साथ ही उत्तराखंड के संपादक हमारे बीच राजेश शुक्ला जी मौजूद हैं। आप मंच पे आ जाएं। तो उत्तराखंड की राजनीति पे आज लगातार यहाँ चर्चा हो रही है, उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा हो रही है, और ये इस चर्चा में अब प्रेमचंद अग्रवाल जी भी इंडिया डेली के साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। वो मंच पे ही मौजूद हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को अब यहाँ से राहुल महाजन जी आगे बढ़ाने वाले हैं। नमस्कार। पहले तो स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे इस मंच पे आने के लिए, और यहीं से सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। उत्तराखंड के बारे में ये कहा जाता है, जैसे भी सारे हिली स्टेट्स होते हैं, तो एक बड़ा जो हिली स्टेट्स के लिए चैलेंज होता है वो होता है कि कैसे रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। आपके सामने भी यही चैलेंज होगा, आप तो खुद इस चीज़ को देखते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड ने बेहतर किया है इन सालों में रेवेन्यू कलेक्शन में, और बेहतर चीज़ें की हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं पूरी इकॉनमी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, और इंडिया डेली, लाइव इंडिया डेली का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ कि सुंदर कार्यक्रम आप देहरादून में कर रहे हैं। जहाँ तक आपने रेवेन्यू बढ़ाने की बात की है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग 30 जून 2022 कि वो दिन मुझे याद है कि जब चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, और उसमें एक ये स्पष्टता आई कि जीएसटी काउंसिल का जो कंपनसेशन हमें मिलता था, यानी स्टेट्स को मिलता था, वो ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि जो हमारे यहाँ जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते थे, उसका जो कंपनसेशन था वो संबंधित राज्यों को मिलता था केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी बंद किया जा रहा है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, राजस्व की जो संभावनाएं यहाँ बहुत कम है, और उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन भी ख़त्म हो रहा है। तो हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम इसको कैसे पार पाएँ। लेकिन एक शब्द इस्तेमाल में करूं तो वो शायद उचित होगा, वो है वित्तीय अनुशासन। हमने अपने इस प्रदेश के अंदर माननीय धामी जी, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके मार्गदर्शन में अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठ के वो रणनीति बनाई कि जिससे हम लोग खर्चे को कम कर सकें, राजस्व जहाँ जहाँ हमें मिलता है उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकें, वित्तीय अनुशासन के साथ फिर हम आगे बढ़ें। और आज मैं कह सकता हूँ कि हम लोग राजस्व प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अनेकों ऐसे आयाम हमने स्थापित किए हैं जहाँ हमें लगता था कि कर चोरी हो सकती है, उसको रोकने का काम किया। जहाँ हमें लगता था कि लोगों को जागरूक किया जा सके, वो हमने अभियान चलाया। अभी हमारे यहाँ एक बहुत लोकप्रिय स्कीम थी, बिल लाओ इनाम पाओ। हमारे बहुत से लोग, चूँकि वो भी 31 मार्च 2024 तक उस स्कीम को हमने किया, हालांकि 2 दिन पहले मैंने उसका इनाम लाभार्थियों को दिया है। लोगों का कहना है ये और ज़्यादा चलनी चाहिए। ये स्कीम हमारे राज्य में थी, और अन्य राज्य भी इसको चाह रहे थे कि वो भी इसको चलाएं। यानी इस प्रकार के अनेकों आयाम हमने छुए। कर चोरी हमारे जो प्रदेश में होती थी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमने गिरफ्तार तक करा, और ये शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली या दूसरी घटना रही होगी जो कर चोरी करने वालों को हमने गिरफ्तार किया, उनसे हमने कर वसूली की। और आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ आपके माध्यम से सभी को कि जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ, जो अगस्त माह जो गया है, उसमें देश में हम कर संग्रह में 4थे नंबर पे हैं। ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
और 13% की बढ़ोतरी हमने की है, 13%। इट वॉज टू मच। और ये पूरे देश के अंदर हम चौथे नंबर पे आए हैं। अब आप उससे समझ सकते हैं। इसके लिए मैं अपनी जनता का भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। अधिकारी और कर्मचारी विभाग के लोगों को भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ। मैंने इस बीच में 2-3 और चीज़ें की हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमने कहा कि जो हमारे व्यापारी हैं, देखिए आखिर चाहे करदाता, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम उपभोक्ता हो, हम उनके लिए या वो हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। अभी जैसे मैंने उपभोक्ताओं के लिए एक स्कीम लाया, बिल लाओ इनाम पाओ, वो आपके सामने है। बहुत अच्छा इसका मुझे रिस्पांस मिला है, प्रदेश को रिस्पांस मिला है। और 263 करोड़ से ज़्यादा बिल मूल्य उसमें प्राप्त हुए हैं। तो मैंने विभाग को कहा कि जो अच्छे व्यापारी हैं, जो ईमानदारी से कर दे रहे हैं, तो उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। जो कर्मचारी या अधिकारी विभाग का ठीक काम कर रहा है तो उसको भी सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को ऐसे कामों के लिए और प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ साथ जब हम किसी भी जगह जाते हैं तो मेरे द्वारा ये कहा गया, निर्देशित किया गया कि हम लोग व्यापारियों के साथ संवाद करें, उनके साथ समन्वय करें, उनके साथ बैठ के बातचीत करें। आखिर वो हमारे कर देने वाली एजेंसी है, तो उनके साथ वो व्यवहार ना करें कि जैसे उनके बारे में हमेशा एक भाव गलत मान के चलते थे। ऐसा न करके आज उसी का परिणाम है कि हम जो है अपनी जीएसटी कलेक्शन को बढ़ा रहे हैं और पहले से अच्छी स्थिति में आज हम हैं। देखिए, पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की कर्ज की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। 78,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है और यहाँ तक बोला जाता है कि आपको कर्ज जो आपके ऊपर है उसकी किस्तें चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसे में आप आगे इस राज्य को कैसे ले जाएंगे और ये जो कर्ज का पूरा साइकिल है इसे कैसे तोड़ेंगे? देखिए, इसमें बात बहुत स्पष्ट है, समझनी पड़ेगी। कितना बड़ा भामाशाह हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, कोई भी राज्य हो, बिना कर्ज के वो नहीं चल सकता। लेकिन हम लोगों के सामने जिस प्रकार से आपने कहा, हालांकि उतना बड़ा कर्ज का हमारे पास साइज नहीं है, लेकिन ये बात कह सकता हूँ कि अब हमने जो किया है वो ये है कि हम लोग कुछ इस प्रकार से हमारा मैकेनिज्म है कि अभी हमें 1911 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला है। अब उसे भी हम देनदारी में दिखा रहे हैं, जिसमें आपने अपना साइज बताया, उसमें 1911 करोड़ भी जुड़ा है। लेकिन 1911 करोड़ कौन सा है कि वो हमें 50 साल बाद अदा करना है और उस पर कोई ब्याज नहीं देना है। और इस आज की तारीख में हम लोग जितने हमारे मूलधन हैं, जितने हमारे पुराने जो लोगों हमारे सरकार के द्वारा जो लिए गए, अब ये मैं नहीं कह सकता सरकार कौन सी थी, लेकिन जो लिए गए वो मूलधन वापसी का काम आज की तारीख में हम लोग कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात क्या है हमारे यहाँ कि आज जो लोन लेने का जो रेट था, कई वर्षों से एक ट्रेंड चला रहा था, जब लोन लेते थे हर बार वो 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, वो हमेशा बढ़ोतरी होती थी। पिछले 3 साल से 4 साल से मैं 3 साल से मैं कह सकता हूँ, मुझे बड़ा फक्र है इस बात को कहते हुए, वो जो ट्रेंड 6,000 7,000 करोड़ ज़्यादा लेने का था उस पर हमने रोकथाम की है। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि लोन का साइज भी घटा है और ऐसा लोन ले रहे हैं जिस पे ना तो ऋण देना पड़ेगा और 50 साल बाद उसको वापसी देनी है। आज हम अवस्थापना काम ज़्यादा कर रहे हैं। हम कैपिटल जो हमारा खर्चा है, रेवेन्यू और कैपिटल, उस रूप में हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोग जो है ज़्यादातर विकास के कार्यों में अपना काम कर रहे हैं। नाबार्ड से हम अपना ज़्यादा लोन लेके और उस पर काम कर रहे हैं, जो कम ब्याज पे हम लोग ऋण लें ताकि हमारे लोगों पे उसका बोझ ना पड़े। यानी कि मैंने जो कहा ना, जो हमारा मैकेनिज्म है या ये कहिए जो हमारा वित्तीय सोच है, उसके कारण पहले से हम बेहतर स्थिति में। अच्छा, एक सवाल यह है अग्रवाल साहब कि उत्तराखंड में अभी डेवलपमेंट की बहुत सी बातें हो रही थी या हो रही हैं, जैसे कि ये बहुत बार कहा गया कि ऑल वेदर रोड की बात। अब इस साल बारिश में पूरी तरह से ख़राब हो रही है, जगह जगह दिक्कतें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। तो ये जो ऑल वेदर रोड की बात है, वो परिकल्पना कहाँ तक साकार होती दिख रही है, दिख भी रही है कि नहीं दिख रही है, ऐसे ही हर साल होता रहेगा बारिश में? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हर संयोग से मैं उत्तरकाशी से आ रहा हूँ और उत्तरकाशी
वो जगह है जहाँ ऑल वेदर रोड का काम हुआ। और मैं जब वहाँ से आ रहा था तो मेरे साथ मेरे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक, एक मेरे स्थानीय प्रतिनिधि, हम 3 लोग थे। ठीक आपके वाला सवाल मैंने उनसे किया, मैंने भी ऑल वेदर रोड का यहाँ की स्थानीय जनता को लाभ मिल रहा है क्या? और आप देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो बात मैंने उनसे भी कही, मैं वही बात आपने जो कही है इसलिए जवाब लगो वैसे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज से पहले कभी मुझे उत्तरकाशी या किसी को उत्तरकाशी जाना पड़ता था तो मेरे ख्याल में आप जैसे लोग भी समझते होंगे 7 घंटे हमें लगते थे उत्तरकाशी जाने में बाई रोड, और आज 3.5 घंटे में हम जा रहे हैं। ये ऑल वेदर रोड का कमाल है। और हमारे बहुत से साथी उत्तरकाशी से जुड़े हुए यहाँ बैठे हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे। इसके अलावा जो हमारा 4 धाम यात्रा मार्ग है, इतना सुंदर बना है, इतना चौड़ा बना है, यानी कि चौड़ी सड़कें बनी हैं ऑल वेदर रोड के माध्यम से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा एक एक महत्वाकांक्षी ये परियोजना रही। और मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है, इतनी बढ़िया सड़कें जो आज पहाड़ पे हैं, वैसी सड़कें कई जगह प्लेन्स में नहीं है, और चौड़ी चौड़ी सड़कें। मुझे याद है 4 धाम यात्रा में जब लोग जाते थे और पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी वो मार्ग था, तब बहुत सी गाड़ियां नीचे गाड़ी उसमें नदी में गिर जाती थी, अनेकों लोग उसमें कालकल्पित हो जाते थे। आज उस प्रकार की समस्या हमारे सामने नहीं है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, समय आपका कम लग रहा है और सुगमता से आप उस माध्यम से जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप पहुँच रहे हैं। यानी 4 धाम यात्रा मार्ग जो आप ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों की यात्रा भी सुगम हुई है, सुविधाजनक भी हुई है, समय की भी बचत हुई है, फ्यूल की भी बचत हुई है, और साथ में जो कैजुअलिटीज होती थी, एक्सीडेंट्स होते थे, उसमें भी कमी आई है। लेकिन लैंडस्लाइड की समस्याएं वैसे ही बनी हुई नहीं, हैं। लैंडस्लाइड एक अपना अलग चीज़ होगी। देखिए, ऑल वेदर रोड और लैंडस्लाइड में थोड़ा फर्क है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं उत्तरकाशी से आ रहा हूँ, वर्णावत पर्वत में लैंडस्लाइड हो रही है पिछले लगभग 7-8 दिन से। ये लैंडस्लाइड आज से नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। पहाड़ पे ये आम समस्या कही है, या आम धारणा कही है, या आम ये विषय समझिए। उस वर्णावत के लिए मुझे याद है जब 2003 में ये वर्णावत में बार बार स्लिप हो रहा था, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देखिए उनका दरिया दिल कितना बड़ा था, उनका सोच कितनी बड़ी थी। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी वाजपेयी जी की थी, यहाँ कांग्रेस सरकार यानी हमारे ND तिवारी साहब की थी। तब 250 करोड़ रुपया उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया था, और अल्टीमेटली लगा था 282 करोड़। वही वर्णावत में आज फिर वही स्थिति आने लगी। आज मैं वहाँ निरीक्षण करके आया हूँ, यानी कि पहाड़ दरकने का काम इन बरसात के दिनों में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये संभावनाएं आगे भी बनी रहेंगी, लेकिन जिस प्रकार से उसमें ट्रीटमेंट किया गया है, या जैसे संभावनाएं अब हमें लगती हैं, मुझे लगता है कि इनके कारण हम खाली ये नहीं कह सकते कि आज हमने ट्रीटमेंट किया तो कल को वहाँ पे स्लिप नहीं आएगा। ये आम हमारी जो हमारी समस्या है उत्तराखंड की या पहाड़ी एरिया की, ये आम समस्या है, और खाली उत्तरकाशी में नहीं, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की समस्या आ रही है। मैं खुद पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे ये पता है कि जब आप सड़कें बहुत बनाते हैं, जब आप इस तरह का डेवलपमेंट करते हैं, तो आप ब्लास्ट करते हैं, उसके ज़रिए पहाड़ी को काटते हैं, और उसके कारण भी बहुत सारे डिजास्टर जो हैं उसका कारण बनते हैं, क्योंकि पहाड़ियाँ जो हैं वो ढीली हो जाती हैं, और उसके कारण ये लैंडस्लाइड होते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे उत्तराखंड में, जहाँ पे ऑलरेडी जो इकोलॉजी है वो इतनी फ्रेजाइल है, वहाँ पर इस तरह की जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जब बड़े बांध बनाते हैं, जब हम इस तरह की सड़कें बनाते हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी, तो उसमें दिक्कतें होती हैं? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी कि आप पहले उसमें ब्लास्ट करिए, उसके बाद आप सड़क निकालिए या टनल निकालिए, आज उस टेक्नोलॉजी से काम नहीं हो रहा है। आज तो टेक्नोलॉजी एक से एक चली है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग जो है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की कृपा से हमारे यहाँ से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन जा रही है। कल्पना कर सकते थे कि हमें यहाँ रेलवे लाइन आएगी? अनेकों हमारे पहाड़ के लोग हैं, वो सिर्फ देहरादून या ऋषिकेश या हल्द्वानी इसलिए आते थे कि वो देखते ट्रेन होती क्या है, ट्रेन कैसी देखने में लगती है। कई बच्चों को ये कहा जाता है चलिए कहीं घूमने जाना है कि आपको ट्रेन दिखाते हैं। और आज माननीय मोदी जी की कृपा से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 तक, अभी वो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, 2025 तक उसको कंप्लीट होना है, और वो सारी टनल
जितना उसका मार्ग है लगभग 15% तो ओपन स्पेस में जा रही है, 85% वो टनल के अंदर से जाएगी। तो वो स्थिति आज नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी चल रही है, पहले ब्लास्ट करेंगे फिर उसके अंदर से टनल बनाएंगे। एक से टेक्नोलॉजी चली साहब, अब तो वो स्थिति नहीं है। हाँ ठीक है, उस समय कभी रहा होगा। आज हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, इसलिए उस टेक्नोलॉजी को अपना के आज हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है जो आपने कहा, उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, उसके कारण दिक्कतें आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है वो दिक्कतें शायद नहीं आएंगी। लेकिन अग्रवाल साहब, ये जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है और ख़ास करके यात्रा मार्ग जिसकी बात आप कर रहे हैं, जोशीमठ की घटना अभी पिछले साल हुई, और इसके अलावा जब बरसात का सीज़न आता है तो नदियों के किनारे जिस तरह से बेतरतीब मकान बना दिए जाते हैं, वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। इकोलॉजी जो बदल रही है उत्तराखंड की, इस पर सरकार का क्या सोच है? सरकार कुछ इस पर क्या कर रही है आगे? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। लेकिन आप जानिए कि अतिक्रमण आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है, और अतिक्रमण के कारण इन दिनों बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने होती है। स्थिति तो ये है कि हमारी सोच भी हमेशा ऐसी रही है कि हम अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चलाएं, लेकिन आज क्या है, कहीं आप ड्राइव चलाते हैं, जब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं उससे पहले वहाँ राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो जाता है। अभी मैं जिस वर्णामत की बात कर रहा हूँ उसके नीचे जहाँ पे वो स्लिप आ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो मुझे डीएम के द्वारा क्या कहा गया कि साहब ये जितने लोग हैं ये सब अतिक्रमणकारी हैं। अब अतिक्रमणकारी हैं, यदि उनको उस नाते हटाया जाएगा तो एक राजनीतिक बखेड़ा वहाँ खड़ा होने की संभावना बढ़ती है। समस्या यहाँ पे आती है कि आप उस ड्राइव को चलाने में कहीं ना कहीं असहाय महसूस करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं खुद इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि अतिक्रमण को उसी समय रोका जाना चाहिए जब वो अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण होने के बाद उसको हम आगे समय दें, फिर और जब वो पूरा पक्का बन जाए फिर हम उसे तोड़ने की बात करें तो शायद दिक्कत तोड़ने वाले को भी आएगी और जिसका वो संपत्ति या मकान है उसको भी दिक्कत आएगी। ये बात ठीक है, ये समस्या कोई मेरे उत्तराखंड की ऐसा नहीं है, ये पूरे देश भर की समस्या है। और आप जाइए दिल्ली के अंदर आप देखिए, आप बॉम्बे के अंदर आप जाके देखिए, हजारों ने लाखों लोग बसे हैं, और वो लोग वो हैं जिनका ये भी नहीं पता वो रहने वाले कहाँ के हैं, कल को वो क्या करने वाले हैं, उनसे क्या को संभावना रहती है। लेकिन ये समस्या पूरे देश की बड़ी और गंभीर समस्या है। इस पे तो बैठ के कोई बड़ा एक कुछ ऐसा निर्णय हो कि जो अतिक्रमण करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी देश के अगर हम डेवलपमेंट सिर्फ जो सड़कें हैं या फिर बांध हैं या बिल्डिंग्स हैं, ये डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करें तो उसके पैरामीटर्स अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपके यहाँ पे 4.5%, जो कि नेशनल एवरेज से जो कि 3.2% है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें 30,000 जो आपके यहाँ पे नौकरियाँ, जो सरकारी नौकरियाँ वो अनफिल्ड हैं, वहाँ पे वो भरी नहीं गई हैं पोजीशंस। अगर हम बात करें पलायन की, तो पलायन जो है हमारे जो डेटा अब रिसेंटली आया है वो 3.83 लाख लोग जो हैं वो पलायन किए हैं अलग अलग जगहों से। तो अगर ये डेटा देखें तो हम कैसे माने कि उत्तराखंड जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आ रहा हूँ। मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ, और मुझे याद है जब उत्तराखंड का ये आंदोलन चल रहा था, उसकी गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ लेकिन उसके आगे की बात में जा रहा हूँ। उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी था, और ये सोच थी कि अब उत्तराखंड यदि अपना प्रदेश बनेगा तो हमारे यहाँ बहुत से रोजगार उत्पन्न होंगे, हमें रोजगार मिलेगा। 1994 में जब ये आंदोलन पीक पे था, बहुत से लोगों ने शहादत दी है, लोग शहीद हुए, मैं उनको आज श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहा हूँ। बहुत से आंदोलनकारी हैं जो आज जीवित हैं, जिनके योगदान के कारण आज ये उत्तराखंड बना है। और हमारे बारे में, उत्तराखंड के बारे में एक कहावत कही जाती थी, यहाँ की जवानी यहाँ का पानी कभी काम नहीं आया। लेकिन उत्तराखंड राज्य बना। मैं आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहा हूँ, उन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया। 24 साल आज हमारे उत्तराखंड राज्य को हो गए। ये कहना तो जाती होगी कि यहाँ पे जो रोजगार है वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये भी कहना उचित होगा कि हम पूरी तरह से सबको रोजगार दे चुके हैं। ये भी कहना समझ में आना चाहिए, हम लोग सबको ना तो रोजगार दे पाए, लेकिन इसी स्थिति को हम प्रयास की तरह से हम लोग आज कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप जानिए कि हमने बहुत से हमारे विभाग हैं, जिसकी आपने अभी चर्चा की, बहुत से विभाग हैं जिनके माध्यम से ना अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग को और हमारे यहाँ
UKSCC जो है उन पे हमने अध्याचन भेजे हैं, ताकि यदि वो अध्याचन यदि वो हमारा स्वीकार कर लेंगे तो नौकरियां उसे अनुरूप जो टेस्ट हैं, एग्ज़ाम है, वो लें, ताकि वो फिलअप हो सके। बहुत से अभी इस बीच में आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार जिन लोगों को अभी हमारे यहाँ द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए, उनको नौकरी के पत्र दिए गए, स्वयं मैं भी कई ऐसे कार्यक्रम में रहा हूँ, हमने दिए हैं। और फिर हमने इस बीच में हमने एक इन्वेस्टर समिट यहाँ पे की, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। देश भर के हमारे उद्योगपति यहाँ पे आए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जब ग्राउंडिंग जब उनकी हो जाएगी, जबकि 77,000 करोड़ की ग्राउंडिंग अभी तक हो चुकी है, जब ये धरातल पे उतरेगा तो जो आपने कहा है उसमें भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। जहाँ तक आपने पलायन की बात की है, पलायन में मैं कह सकता हूँ हमने पलायन आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट हमें मिली है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो रिवर्स पलायन है वो भी इस बीच में हुआ है। हमारे इस बीच में देखिए बहुत सारे लोग जो आज बाहर नौकरी करते थे, बाहर बहुत बड़े काम करते थे, वो आज मेरे उत्तराखंड में वापस आए हैं। वो यहाँ के परिस्थिति को देखते हैं, यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैं एक जगह गया तो वहाँ उन्होंने कहा साहब मैं जो हूँ बॉम्बे में नौकरी करता था, वहाँ मैं अकेला नौकरी करता था, यहाँ पे अपना एक छोटा सा उन्होंने उद्योग लगाया और उसके साथ उन्होंने 10 आदमी जोड़े। यानी उन्होंने कहा उत्तराखंड में 10 आदमियों को रोजगार भी दे रहा हूँ और मैं भी आगे रिवर्स प्लान के रूप में आया हूँ। कुल मिला के पहले से बेहतर स्थिति में। अब ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये समय जो अभी प्रोसेस में है या हम प्रोग्रेस में है, आने वाले टाइम पे ये जो आंकड़ा है ये भी कम होगा। अब हम रोजगार की दिशा में बढ़ेंगे। अग्रवाल साहब, हाल के दिनों में 2 बातों पर बहुत चर्चा होती रही है, एक तो UCC और दूसरा यहाँ की जो बदलती हुई डेमोग्राफी है उसमें। मैं इसको ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं इसको अगर इस तरह से सवाल को रखूं, शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, क्या उत्तराखंड की बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम, वो UCC लेके आती है, उन मज़ारों को तोड़ देती है, तो क्या मैसेज आता है? देखिए ये तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि बीजेपी किसी के खिलाफ नहीं है, UCC भी किसी के खिलाफ नहीं है। समान नागरिक आचार संहिता का मतलब उसमें सभी जाति सभी धर्म आ गए। कैसे आप कह सकते हैं कि ये किसी मुस्लिम के खिलाफ है या किसी मज़हब के खिलाफ है, किसी एक जाति के खिलाफ है? हमने उसे एक तराजू में सबको तोलने का काम किया। और आप ये जानिए कि जिस डॉक्टर अंबेडकर की हम बात करते हैं, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं कहा था कि हमारे देश के अंदर UCC लागू होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया कि UCC यहाँ पे लागू होना चाहिए? और मुझे तो फख्र है इस बात का कि मेरा उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य बना है जो UCC लागू कर रहा है। ये तो मेरे लिए फख्र की बात है, मेरे उत्तराखंड के लिए फख्र की बात है। और सबको हम समान नागरिक की बात यदि कर रहे हैं, उसमें चाहे वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, अन्य कोई भी होगा, किसी के खिलाफ वाला नहीं है। मैं तो आपको बताऊं कि जिस टाइम में UCC कल्पना हमने की थी और उसके बाद जब हमने स्टेक होल्डर से बात की, उसमें चाहे हिंदू थे, मुसलमान थे, सब लोग थे, सबने अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद ही UCC कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और आज हम उसके लागू करने की दिशा में। जहाँ तक आपने मज़ार की बात कही कि साहब उसको तोड़ा जा रहा है, तो मैं बात पे फिर वहीं आ गई जो अभी आपने कहा था। यदि कोई गैर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण करेगा तो फिर वही बात आ गई, राजनीतिक मुद्दा बनेगा। मैंने आपसे 1 मिनट पहले यही बात कही कि यदि आप 1 मिनट, मेरे मतलब का मुद्दा आ गया ना, अब तो मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। अभी आपसे 2 मिनट पहले मैंने यही कहा कि यदि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी ड्राइव चलाते हैं, कोई अतिक्रमण करता है तो राजनीतिक मुद्दा बनता है। यदि माना मेरे जंगलों में मज़ारें बनी है तो क्या आप स्वीकार करेंगे वो अतिक्रमण वहाँ जारी रहना चाहिए? या माना किसी भी जगह आपने चलती सड़क पे आपने एक मज़ार या कोई भी चीज़ बना दी, खास सवाल मज़ार का नहीं है, कोई भी चीज़ बना दी या आपने अतिक्रमण कर दिया, क्या उसको आप स्वीकार करेंगे? इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। यदि अतिक्रमण कोई भी करता है और यदि वो अतिक्रमण करता है तो मैंने कहा ना, ये देश की समस्या है, ये देश की समस्या है। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने एक संदेश दिया पूरे देश के अंदर, हम अतिक्रमण को भी नहीं स्वीकार करेंगे, हम मजहबी आधार पे जो धर्मांतरण है उसका भी विधेयक हम लाए, उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरी देवभूमि है, यहाँ की देवभूमि का देवत्व बना रहना चाहिए, इसलिए इस प्रकार के किसी भी चीज को कम से कम देवभूमि स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि हमारी डेमोग्राफी, हमारी जो सोच है
जो हमारा वातावरण है वो कभी भी बदला नहीं जाना चाहिए। कोई आज का नहीं है उत्तराखंड साहब, ये चार धाम जहाँ पे विराजमान हो, जहाँ पिरान कलेर विराजमान हो, जहाँ रीठा साहिब और हमारे हेमकुंड साहिब हो, ये तो सर्वधर्म संपन्न हमारा ये राज्य रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको उस आधार पे इसे दूसरा रूप देने का प्रयास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, इसी से जुड़ा दूसरा एक सवाल और भी है कि चिन्हीकरण की बात सरकार करती रहती है कि चिन्हीकरण कर रहे हैं, कौन लोग बाहरी हैं, कौन लोग आए हैं, और उनको चिन्हीकरण करके फिर उस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि क्या आप इंडिया मंच पर ये बोलेंगे कि यूसीसी कब लागू कर रहे हैं? देखिए, चिन्हीकरण नहीं कर रहे हम लोग, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। चिन्हीकरण और वेरिफिकेशन में फ़र्क है। आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है आपका बैकग्राउंड, वो वेरिफिकेशन है। चिन्हीकरण नहीं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन करना भी चाहिए। आदमी किस रूप में, किस भेष में आप आके हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इसलिए आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और आप देखिए, आज हमारे किसी भी प्रदेश में, और मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे यहाँ पुलिस को ये सख्त हिदायत है कि आप पूरी तरह से अपने संबंधित क्षेत्रों में वेरिफिकेशन करिए। आने वाला व्यक्ति कौन है, वो किस बैकग्राउंड का है, वो उसकी मंशा क्या है, और वो यदि ठीक है तो वो हमारे यहाँ रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेरिफिकेशन हम जरूर करेंगे। दूसरा, आपने यूसीसी की बात की, तो मुझे लगता है ये अब हम अंतिम चरण में है, बहुत जल्द हम इसे लागू करेंगे। अब ये सितंबर चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर का टाइम दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 9 नवंबर हमारी राज्य का स्थापना दिवस है, हो सकता है उस दिन से लागू हो, लेकिन बहुत जल्द हम इसको लागू करेंगे। सर मेरा राहुल सर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि डेमोग्राफी का, सर मेरा सवाल है, मेरा नाम विवेक हुआ। आपने कहा डेमोग्राफी बदलने नहीं दी जाएगी, यहाँ का देवत्व बना रहना चाहिए, और आपने वेरिफिकेशन की भी बात की। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों की सरकार को ये महसूस हुआ है कि डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी आप देखते हैं, या फिर यहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है किसी सोर्स के थ्रू और फिर यहाँ बसाया जा रहा है जिसके ऊपर आप लोग एक्शन ले रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ और डेटा देता हूँ कि एक समय था उत्तराखंड में 2% मुसलमान थे, आज 14% मुसलमान हैं। तो ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो सार्वजनिक मंच पे सरकार की उस बात को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अभी आप देखिए जिस प्रकार से एक वातावरण दूषित करने का काम चल रहा है। हमारे यहाँ पुरोला की घटना आपके सामने रही, चमोली में 4 दिन से बाजार बंद है। हमारे यहाँ अनेकों ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, और नियोजित तरीके से हो रहा है। क्या हम उसे बर्दाश्त करें? इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए आदमी, मैंने अभी विधानसभा में एक सवाल उठा था, संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैंने उसमें जवाब दिया था। हमारा दुर्भाग्य क्या है, आज हम किसी भी व्यक्ति को जाति और धर्म के आधार पर देख रहे हैं। यदि कोई काम गलत करता है तो उसे हमारी भाषा में, यदि पुलिस की भाषा में, उसे अपराधी कहा जाता है। अब अपराधी भी कोई जात होती है क्या? अब अपराधी हिंदू और मुस्लिम के रूप में आप देखेंगे क्या? यदि अपराधी को हिंदू मुस्लिम के रूप में देखेंगे तो बुरा मत मानना, उसको प्रोत्साहन मिलता है कि मेरे ऊपर तो मेरे आका बैठे हैं, मैं कुछ भी करूंगा। और यदि अपराधी अपराधी है, यदि अपराधी है, उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे अपराध भी खत्म होंगे, और वो जो सोच बनी है उस सोच पे भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। हम लोग कोशिश करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का मेरे आए, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन यदि उसकी मंशा साफ नहीं है तो उत्तराखंड राज्य उसे स्वीकार करने की स्थिति में आज नहीं है। यह हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, तो उसके बाद राजनीति की बात में आ गए। एक और मैं खबर पढ़ रहा था कि जिस तरह जोशीमठ में हुआ था, आजकल बागेश्वर में जो है इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं कि वहाँ पे दरारें पड़ रही हैं और वहाँ पे मकानों को क्षति पहुँच रही है। तो और उसका कारण भी यही बताया जा रहा है कि जो हम वहाँ पे खनन करते हैं, खनन में जिस तरह से तकनीक यूज़ होती है या ब्लास्टिंग होती है, शायद वो कारण है। और जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, उसने खनन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। इनफैक्ट रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 3 गुना रेवेन्यू हो गया है तब से। तो क्या इस ओर भी देखा जा रहा है कि केवल रेवेन्यू के
लिए खनन को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए कि जो बागेश्वर में हो रहा है उस तरह की घटनाएं और बढ़े? नहीं, देखिए, जोशीमठ की और बागेश्वरी घटना में थोड़ा सा उसको एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। जहाँ तक बागेश्वर में, वहाँ खड़िया का खनन बहुत होता है, और खड़िया के खनन में अब खनन में दो तरह से मैं कह सकता हूँ, एक वैध खनन, एक अवैध खनन, यही कहेंगे आप। वैध खनन को तो सरकार स्वीकार करती है, अवैध खनन पे हम लोग नियंत्रण का काम करते हैं। इसके आधार पे जहाँ बागेश्वर की बात है, वहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो आने वाला समय है, कुछ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं विशेषकर, उसमें सरकार की मंशा ये है कि उसमें आने वाले टाइम पे समस्या खड़ी ना हो। जैसे आपने जोशीमठ का उदाहरण दिया, तो हमारी सरकार ये काम करेगी, जितने भी इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी शहर हैं, उसमें हम कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, और उसके आधार पर फिर जब ये हमारा काम पूरा हो जाएगा तो आगे आने वाले टाइम पे हमें और क्या कर सकते हैं, यानी भविष्य के लिए हम उस क्षेत्र के लिए, उस शहर के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। एक प्रधानमंत्री की बड़ी उत्तराखंड को लेकर अभी बहुत अच्छी योजना जो उन्होंने सामने रखी, उनका कहना था कि उन्होंने लोगों से ये कहा कि वो बाहर क्यों जाते हैं, वो उत्तराखंड जैसी जगहों पर आएँ, अपनी शादी यहाँ पर जो उसका महोत्सव है वो यहाँ मनाएं। तो हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग जो है, वेड इन उत्तराखंड उसको नाम दिया गया था, उसको लेकर सरकार के? देखिए, मुझे याद है कि मैंने अभी इन्वेस्टर समिट की बात की, हालांकि प्रधानमंत्री जी का बहुत पहले का भाषण, यानी कि जब इन्वेस्टर समिट थी उससे पहले का भाषण मैंने सुना था। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आज विदेश में जाकर शादियां कर रहे हैं, यानी कि भारत का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। उनका कहना था ये लोग आएँ और भारत में शादियां करें, भारत में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। लेकिन मुझे याद है कि जब यहाँ देहरादून के अंदर आए थे, जो इन्वेस्टर समिट थी, उन्होंने वहाँ इस बात को 3 बार रिपीट करके बोला कि जो लोग बाहर शादियां करते हैं वो उत्तराखंड आए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए, उन्होंने एक शब्द जोड़ा कि उत्तराखंड इतना खूबसूरत है कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं पे आके शादी करें। और मैं आज आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ, ये उत्तराखंड खूबसूरती के लिहाज से अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थान रखता है। और यहाँ ये कहा जाता है कि भगवान शिव की शादी त्रिजुगी नारायण, यानी कि जो हमारे पहाड़ में है, यहाँ पे हुई थी। और उसके बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, हमारे माननीय मंत्रीगण उसमें हमारे संबंधित मंत्री उसमें लगे हैं और उसमें हमें रिस्पांस मिल रहा है। और उसके बाद से मुझे तो इतना कहने में अच्छा लगता है कि मेरा, चूंकि मैं ऋषिकेश से आता हूँ, ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सी जो है डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है, और बल्कि ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे हमें नहीं पता लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पहाड़ों पे बहुत सुंदर जगह है, त्रिजुगी नारायण जिसका मैंने जिक्र किया, वहाँ पे इस समय यह हालत है कि स्थानीय लोग कह रहे हैं साहब बहुत हो गया, हमें जो है बहुत हमारे यहाँ भीड़ होने लगी। और उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा था कि यदि वो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन मैरिज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है टेंट वाले का काम होगा, हलवाई का काम होगा, सामान लेने का काम होगा, कोई पत्तल धोने का काम होगा, या इस प्रकार के जितने व्यंजन होंगे उसको बात होगी, तो वो सारा जो पैसा है वो हमारे उत्तराखंड में ही रहेगा। यानी उत्तराखंड में जो अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो उस दिशा में ये भी एक बढ़ता हुआ कदम है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद कर रहा हूं, और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अग्रवाल जी, हमारे कुछ सहयोगी सवाल पूछना चाहते हैं। कुंदन श्रीवास्तव भी एक सवाल सर मेरा एक सवाल और विवेक जी सवाल पूछ लें। अग्रवाल सर, पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। क्या आपकी सरकार ने इस टर्मिनोलॉजी को बदलने की कोशिश की? अगर कोशिश की तो आप कितना बदल पाए, कितना कामयाब हुए? मैंने इससे पहले, आपसे पहले मैंने अपना विषय में भी ये बोला था ये शब्द, कि जब हम आंदोलन कर रहे थे, उत्तराखंड आंदोलन, तो उस समय हमने कहा था कि यहाँ की जवानी, यहाँ का पहाड़ी, यहाँ का पानी कभी काम नहीं आया। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। आज स्थिति ये है कि आज हमारे, आपकी बात को मैं प्लान के रूप में जोड़ सकता हूँ, तो मैंने अभी प्लान के ऊपर अपना जवाब दिया। और मैं ये भी कह रहा हूँ, बहुत से हमारे लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, जो आज से पहले हमारे प्रदेश से बाहर चले गए थे, आज वो लौट के हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। कुल मिला के उसी स्थिति में आज हम नहीं हैं, लेकिन हमारी सरकार लगातार ये प्रयास करती है। हम लोग जब भी जाते हैं बाहर, मैं खुद भी जब बाहर जाता हूँ, अपने युवाओं से मिलता हूँ, उनसे कहता हूँ आइए बेटा हमारे यहाँ आइए, क्योंकि उत्तराखंड हम सबका है, हम इसके विकास के लिए क्यों ना काम करें, हम रिवर्स प्लान क्यों ना करें, क्यों आके हम अपने प्रदेश के बारे में ना सोचें।
तो आज हमारे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ आज वो स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी जोड़ रहा हूँ कि अब वो प्लान की स्थिति भी नहीं है कि जैसा एक ट्रेंड चला था कि साहब इस गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, इस गांव से लोग रोज जा रहे हैं। आज वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि पलायन का एक कारण और भी था, शिक्षा और चिकित्सा। जहां नौकरी है उसके साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा। यदि मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो आज हमारे पूरे पहाड़ के अंदर शिक्षा की स्थिति भी अच्छी है और चिकित्सा की स्थिति भी अच्छी हो रही है। तो शिक्षा और चिकित्सा के कारण भी पलायन जब होता था, आज वो स्थिति हमारी नहीं है। शिक्षा चिकित्सा दोनों अच्छी है और पलायन भी जो हमारे यहाँ लोग रोजगार के नाते करते थे वो आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, हमारे यहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है, हमारे यहाँ अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है। सारी योजनाओं के माध्यम से आज हमारा युवा रुका है, पलायन की स्थिति अब वो वाली नहीं है। यानी कि हमारा युवा अब बहुत कम बाहर जा रहा है। अग्रवाल साहब, ये रिवर्स प्लान की जो बात आप कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूँ जो दिल्ली से या बॉम्बे से, महानगरों से यहाँ आए, वो बागवानी कर रहे हैं, सेब के बागान बना रहे हैं या इस तरह के जो हिमालय में जो फल या फ्रूट हो सकते हैं उनकी पैदावार कर रहे हैं। लेकिन जब बात होती है उनसे तो एक चीज़ बहुत मिसिंग सी लगती है। उनकी तरफ से जो सवाल आते हैं वो ये कि उत्तराखंड का परमार कौन होगा? उत्तराखंड का परमार कौन होगा? हिमाचल से तुलना होती है, सेब की पैदावार में हिमाचल बहुत आगे है, लेकिन उत्तराखंड में ये स्थिति नहीं बन पा रही है। इस पर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात ठीक है, हिमाचल हमारे से पहले बन गया था और यशवंत राव परमार उनके वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया था। लेकिन आज हमारी सरकार उद्यान के रूप में बहुत काम कर रही है, पॉली हाउसेज बना रही है, हमारे यहाँ जो फूड बेल्ट है उसको डेवलप कर रही है। लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फल को पैदा करने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन लगातार हम लोग दे रहे हैं। आज नहीं तो कल, यानी कुछ टाइम बाद उसी स्थिति में हम होंगे। और हमारा यहाँ का जो एप्पल है, पहले से उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और मुझे लगता है कि अब जहाँ हम हिमाचल की सेब के रूप में बाहर मार्केटिंग करते थे, अब हमें लगता है कि अब हम उत्तराखंड के सेब के रूप में भी मार्केटिंग करेंगे, यानी कि हम उस स्थिति में धीरे धीरे आएंगे। अग्रवाल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरह गर्मियों के दिन में मसूरी जो है वो पैक हो जाता है, दिल्ली में ग्रीन टैक्स लगता है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हिमालय टैक्स की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उससे लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, कमाई का साधन बने और उत्तराखंड से पलायन कम हो। ये मेरा पहला सवाल है आपसे। दूसरा सवाल, आपने कहा कि आप बुलडोजर जो चलता है और जो अतिक्रमण हटाया जाता है उसके बहुत समर्थक नहीं हैं आप। आपने कहा कि भाई जब पहले से बना उसको हटाया जाए, उसको रोका जाए मतलब, और आप अभी अभी कह रहे हैं कि जब मजार बन गया तो उसको तुरंत हटा दो, बुलडोजर चला दो। ये तो बड़ा विरोधाभासी बात होगी ना आपकी। दो सवालों का जवाब ये है कि जो पहला सवाल आपने किया उस पर सरकार विचार कर रही है कि हम लोग ग्रीन टैक्स के रूप में सरकार विचार कर रही है, हालांकि उस पर भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जहाँ तक आपने अतिक्रमण के बारे में बात कही, मैंने स्पेसिफिक आपको बताया कि जंगलों में लोगों ने मजार बना दी। जंगलों में बनाने का क्या कारण हो सकता है? हमारे यहाँ जंगल में जो लोग रहते थे, जिन्हें हम वन गुज्जर बोलते थे, उनको भी वहाँ से विस्थापित किया गया। यानी कि जो जंगल में ही रहते थे, जिनका बसेरा जंगल ही होता था, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया, यानी कि उनको विस्थापित किया गया। और उधर आप यहाँ पे मजार बनाएंगे तो यानी कि जनता का मूवमेंट होगा ना, उसमें कौन जाएगा विषय नहीं है, कौन कर रहा है उसका विषय नहीं है, लेकिन मूवमेंट तो जनता का होगा ना। तो यानी कि जो हमारा वहाँ का इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो वहाँ का सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए जो अवैध अतिक्रमण जिन्होंने किया है, वो मजार के रूप में हो या किसी अन्य के रूप में हो, उसको हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें तो हमारी जनता का बहुत बड़ा हमें समर्थन मिला था भाई, इसलिए आप भी हमें समर्थन करिए। अग्रवाल साहब, मेरा नाम किरण है और बहुत ही छोटा सा सवाल है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि रेवेन्यू की बात राहुल सर कर ही रहे थे। तो ये क्योंकि 2 बार अभी तक हमने देखा है कि समिट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट समिट, अभी तक इन्वेस्टमेंट कितना आया है? क्योंकि अगर हम विकास उत्तराखंड को देखें तो इन्वेस्टमेंट आएगा तभी चीज़ें हो पाएंगी, और इन्वेस्टमेंट तब आता है जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। इन्वेस्टर्स हमेशा चाहते हैं कि ऊर्जा से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, और साथ ही लाइसेंस बनाने से लेकर के हर चीज़ जो है वो अनुकूल हो, ईजी वे में सारी चीज़ें हों। इसको लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि कांग्रेस
उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत जी, वो सवाल इसको लेके खड़े कर रहे हैं कि 2 बार हो चुका इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टमेंट नहीं आया कुछ। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर से बताना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हर तरह से अनुकूल है। जैसे सबसे बड़ी बात होती है, जो उद्योगपति कहीं उद्योग लगाता है वो देखता है कि वहाँ का कानून व्यवस्था कैसा है, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। और मैं इस बात को कह के मैं फिर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। एक दूसरा, जब आदमी इन्वेस्टमेंट करने की तरफ बढ़ता है वो ये देखता है कि वहाँ पे ऊर्जा यानी बिजली की उपलब्धता कैसी है और उसका रेट कैसा है। तो आपकी जानकारी में बता रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जो लाइट का रेट है वो देश भर में सबसे कम कहीं है तो मेरे उत्तराखंड में है। तीसरा, जो मैन पावर है, मैं इस बात को अभी जब मैं इन्वेस्टर समिट के लिए अहमदाबाद गया था तो वहाँ भी मैंने ये विषय रखा था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, उद्योगपति थे, तो सरकार की ओर से मुझे जाने का मौका मिला था। ये 2 पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट मैंने रखा था कि हमने जो पाया है वो उत्तराखंड का जो हमारा युवा है, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, आपने बात की और शायद आप भी बात कर रहे थे, हमारे यहाँ की जो मैन पावर है वो बहुत मेहनती है, ईमानदार है। हमारे लोग जो बाहर जाके काम करते हैं, यानी विदेश में करें या मेरे प्रदेश से बाहर जाके करें, तो उन्होंने प्रसिद्धि कमाई इस रूप में कि वो मेहनती हैं साहब, ईमानदार हैं साहब। यदि वो मैन पावर आपके लिए यहाँ पे काम करेगी तो मैन पावर भी आपको अच्छी मिलेगी। ये 3 चीज के कारण मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति, यस हम आएंगे उत्तराखंड, इसलिए आए। अब आपको जानकारी दे रहा हूँ, हमारे यहाँ लगभग 2 बार समिट हुई है, एक पहले उसके बाद ये वाली। और ये सरकार पहले माननीय त्रिवेंद्र जी की थी, इस समय माननीय धामी जी की है। इसमें 77,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समिट का उद्घाटन किया था तब 44,000 करोड़ की जो है ग्राउंडिंग हुई थी, आज 77,000 करोड़ की हुई है। और उसके बाद हमने वन विंडो सिस्टम हमने उस पर लागू किया है कि जो व्यक्ति आएगा उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, सरकारी जो परेशानियां होती हैं वो ज़्यादा ना हो, ताकि आने वाले व्यक्ति यहाँ पे आके बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मुझे खुशी है इस बात की, 44,000 से 77,000 करोड़ हुआ है और हो सकता है इससे बड़ा और अमाउंट ये हो गया हो। कुल मिला के हमारी सरकार के इस प्रयासों से लोग हमारे पे भरोसा कर रहे हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और भी ये जो राशि है ये बढ़ने वाली है। मंत्री जी, आप हमारे इंडिया मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत साफ गोई से अपनी बात कही, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद कहते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एक व्यक्ति पूछेगा, मुझे तो बहुत चारों तरफ घेर के बात की गई। ये पत्रकारों का मंच है। आपकी बात धन्यवाद, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, प्रेमचंद अग्रवाल जी वित्त मंत्री आप हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, इसलिए आपसे कई सवाल भी हुए हैं। मैं चाहूंगी आदरणीय मंत्री जी आप मंच पे मौजूद रहिएगा, साथ में राहुल महाजन जी आप भी मंच पे रहिए, राजेश शुक्ला जी आप भी मंच पे रहिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इंडिया डेली के MD साहिल मंगला जी, आप मंच पे आ जाइए और मंच पे आके प्रेमचंद अग्रवाल जी को सम्मानित करके मंच का मान बढ़ाए। बहुत ही बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने दिए हैं। यहाँ पे राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी ये भी बताया, साथ में आने वाले दिनों में युवाओं के लिए किस तरह से काम हो रहे हैं, राज्य में कैसी प्रगति हो रही है, राज्य कैसे और विकास कर रखा गया, तमाम बातों के जवाब दिए गए हैं। मैं चाहूंगी आदरणीय मंत्री जी अभी आप मंच पे ही रहिएगा यहाँ पे आज हमारे बीच, क्योंकि ये 2 शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जिनका मेडिकल के फील्ड में बहुत ही बहुमूल्य योगदान है, जो लगातार पिछले 3 सालों से, बहुत कम समय होता है 3 साल में उन्होंने बहुत बड़े योगदान दिए हैं, अपने नए नए मेडिकल प्रोडक्ट्स वो लेकर आए हैं, लॉन्च किए उन्होंने। मैं चाहूंगी आप दोनों मंच पे आइए, हमारे बीच IMX से संजय टिमगिरी जी हैं और रमेश डॉकर जी हैं, आप दोनों मंच पे आइए। प्रेमचंद अग्रवाल जी आप अपने शुभ हाथों से इन्हें सम्मानित करिए इनके बहुमूल्य योगदान के लिए। तो
मेडिकल के फील्ड में जहां सरकार भी लगातार कार्य कर रही है और यही प्रयास हो रहा है कि लोगों तक कैसे सुविधाओं को पहुंचाया जाए, और इसी फील्ड में आप दोनों ने भी अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों के साथ यहां पर सम्मानित क्योंकि किया जा रहा है दो ऐसी शख्सियत को जिन्होंने बेहद अहम योगदान दिया है। तालियां बजाते रहिए, हौसला अफजाई यहां पे होती रहे। तो आज क्योंकि उत्तराखंड को लेकर हमने यहाँ बातचीत की है, राजनीति की दिशा पे भी बात हुई है, विकास पे यहाँ पर बात हुई है, राज्य कैसे आगे बढ़ रहा है, 24 साल की पूरा सफर कैसा रहा, आज तमाम बातों पर इंडिया डेली के मंच पे सारे दिग्गज आए हैं, यहाँ पर बात हुई है, सत्ता पक्ष विपक्ष यहाँ पे सब रहे हैं आज।